हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम रियल नंबर्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 है। हालांकि हम फिर थर्ड पार्ट भी बनाएंगे, उसमें हम 1.3 नहीं, इसी को और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना है। क्योंकि आप रेफरेंस बुक भी बनाओगे तो हम आज एक्सरसाइज 1.2 और आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा का जब आप सेकेंड एक्सरसाइज बनाओगे तो उसमें से आधे क्वेश्चन आपको बनाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज है वो है क्या, इस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक नया टॉपिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट उसका मीनिंग समझते नहीं हैं। सबसे पहले है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो आप जानते हो कि a number which has exactly two factors, one and itself, that is prime number. And if a number possesses more than two factors, that is composite number. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टोराइज करके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ला सकते हैं। भले ही वो नंबर का ऑर्डर जितना भी हो। इसको हम, आप समझे नहीं मुझे पता है, आप थोड़ा सा उसको देखो आपको समझ में आएगा। इसका स्टेटमेंट हम देते हैं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ला सकते हैं। और वो जो फैक्टोराइजेशन होगा उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स वो यूनिक होगा अपार्ट द नंबर ऑफ ऑर्डर, कि वो नंबर किसी भी ऑर्डर में क्यों ना आता हो। इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या हुआ, अब इसको समझते हैं। अब तो इसको याद भी कर लोगे, लेकिन याद करने से ज्यादा बेटर है समझना। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4। 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, कुछ नहीं है। 2 और 3 क्या प्राइम नंबर है, और सबसे 4 क्या एक कंपोजिट नंबर है। फिर 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट नंबर। इस तरह से आप जानते हो प्राइम और कंपोजिट। चलिए अब हम लेते हैं 4। अब अगर हम 4 को कोई कहेगा कि प्राइम नंबर के फॉर्म में प्रोडक्ट करो तो हम 4 को 2 और यानी 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 1 आ गया। तो हम 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 6 है, 2 3 3 1, यानी 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3। अब यहां देखना है ये, इसी को अगर मैं यहां लिखूं कि 4 के पावर 2 कर दिया, तो 4 के पावर 2 का मतलब क्या, 16। अगर आप इसके पावर 2 करोगे तो ये भी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2, और ये भी 2 के पावर क्या 2, मतलब 2 के पावर 4 आ गया। अब अगर मैं फिर इसी को 4 के पावर 4 कर दूं तो फिर इस 2 के भी पावर क्या 4, और इस 2 के भी पावर 4, यानी 2 के पावर 8 आ जाएगा। तो आप देखते हो कि इसको जितना पावर रेज करते हो सेम पावर उसके फैक्टर का भी पावर क्या रेज कर रहा है। अब और एग्जांपल है 6। तो 6 को मैंने कैसे लिखा, 2 इंटू 3, 6 इज इक्वल टू लिखा गया। अब यहां 6 के पावर 3 कर दिया तो 6 के पावर 3 216 होता है। 6 के पावर 3 216, तो 216 कहिए या 6 के पावर 3 कहिए, तो 6 का जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3, अगर 6 के पावर 3 बना तो इसका भी पावर 3 और इसका भी पावर 3 बनेगा, यानी 216 को हम 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यही हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ला सकते हो, और उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर फिर क्या, जो इसके बेस को अगर आप पावर राइज करते हो सेम पावर को वो भी क्या फॉलो करता है। तो एक यूनिक बन रहा है कि नहीं। अगर इसका पावर 5 होगा तो ये भी पावर सबका 5 बढ़ता जाएगा। इसका पावर 50 हो जाएगा तो इसका भी पावर क्या 50 हो जाएगा। क्लियर, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
तो अब है इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है उसको मैं बता रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देगा, आप एक क्वेश्चन समझो अच्छे से, एक बार में नहीं समझे तो आप दोबारा उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन दिया कि 6 के पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0, नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। अब ये कहेंगे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा है। ये जो n है, ये n बिलोंग्स करता है कैपिटल एन से, जहां कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। अब ये n क्या है, काउंटिंग नंबर्स है, तो हम 6 के पावर 1 लिखते हैं। तो 1 है ना, n से बिलोंग कर रहा है, तो 6 के पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 6 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 6। 6 के पावर 3 को हम 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हुआ। अब 6 के पावर 1 को हम 6 लिखते हैं, और 6 के पावर 2 को हम 6 इंटू 6 36 लिखते हैं, होता है 36। फिर भी आप मान लो, लेट कर लो, यहां 30 क्या 6 इंटू 6 क्या 30 मान लिया है, होता है 36। पर मैं 36 भी लिखा था, उसको मिटा के 30 लिखा। इफ पॉसिबल आप मान लो कि 6 को कितना आप एक बार भी लिखते हो, तो 6 को एक बार लिखते हैं तो मान लो 60 आता है, लेट कर लो। 6 को 3 बार गुना करोगे तो मान लो 210 आता है, इसको भी मैंने मान लिया। ठीक है, अभी मैं बताया था कि 4 बराबर 2 गुने 2 होता है, और 4 के पावर 2 किए तो फिर इसके ही पावर 2 उसके भी पावर 2 हो रहा है। अब अगर 6 के पावर n में कोई नंबर आता है जिसके लास्ट में क्या 0 आ रहा है, एंड्स विथ डिजिट 0 का मतलब हो गया कि उसके यूनिट प्लेस में 0 होगा। तो नेवर एंड्स मतलब कभी नहीं होगा, फिर भी मैं मान रहा हूं कि उसके एंड प्लेस में क्या 0 होगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस में 0 आएगा, उसका फैक्टर मतलब उसमें 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, और 5 से भी डिवाइड होगा। अगर इसमें 5 से डिवाइड हुआ तो ये 66 को पावर एक बार लिखने से मान लो आया। सपोज अगर इसका फैक्टर 5 आया तो इसका भी फैक्टर 5 आना चाहिए, बट 6 का फैक्टर 5 नहीं होता है। जब 6 का फैक्टर 5 नहीं होता तो भला 6 को आप कितना बार भी किसी भी ऑर्डर में गुना करोगे तो क्या उसका फैक्टर 5 होगा। जब उसका फैक्टर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट नंबर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ओके, तो लेट अब इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए आपको इस तरह से स्टार्ट करना होगा। आप जब इसको बनाओगे तो लिखना पहले कि इफ पॉसिबल लेट 6 के पावर n एंड्स विथ डिजिट 0 मान लिया। अब फिर लिखेंगे इफ इट एंड्स विथ डिजिट 0 देन इट मस्ट हैव फैक्टर्स क्या सब होना चाहिए 2 and 5 तो होगा ही, बाकी हो ना हो 0 से एंड करेगा तो इवन नंबर बनेगा, इसीलिए उसका फैक्टर 2 होगा। 0 है तो 5 से वो डिविजिबल होगा, इसीलिए उसका फैक्टर 5 भी बनेगा। तो अगर इसके फैक्टर 2 और 5 होगा तो इसका मतलब 6 का भी फैक्टर क्या होना चाहिए 2 और 5। बट हम जानते हैं कि 6 का फैक्टर 5 नहीं होता, इसका मतलब ये मेरा मानना क्या गलत हो गया। हेंस वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन गोज रॉन्ग, सो वी कैन से 6 के पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। अब इसी में दे देगा 4 के पावर n, क्या फर्क पड़ता है, 8 के पावर n, 5 के पावर n। अब 5 के पावर n दे दिया तो 5 के पावर n भी क्या कभी 0 से एंड नहीं करेगा।
फिर भी हम मान लेते हैं 0 से इंड करेगा। तो अगर 0 से इंड करेगा तो उसका फैक्टर 2 और 5 होगा, बट 2 5 का फैक्टर नहीं होता। देखिए जब इवन नंबर था तो आप 5 पर चर्चा की, इस बार 5 ही दे दिया है बेस, इस बार 5 नहीं 2। अगर ये 5 के पावर n भी अगर 0 से इंड करेगा तो उसके फैक्टर 2 भी होंगे और 5 भी होंगे। अगर 5 के पावर n के फैक्टर्स 2 और 5 हो रहे हैं तो 5 का भी फैक्टर क्या 2 और 5 होना चाहिए। तो 5 का फैक्टर 5 तो हो रहा है बट 2 नहीं हो रहा है, सपोजिशन फिर क्या रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल रहा है। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, व्हाई दिस हैपेंड, दिस हैपेंड ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, क्लियर हो गया। तो ये कोई भी नंबर दे सकता, 4 के पावर n, 6 के पावर n, 8 के पावर n, 5 के पावर n, कोई भी क्वेश्चन दे दे। कंसेप्ट एक क्वेश्चन से आपको समझना, 50 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ये क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, 6 के पावर n या 8 के पावर n 0 से एंड्स क्यों नहीं करता है। चलिए अब आते हैं, एक क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई 2 नंबर्स दिया हो, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे हैं कि एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था। कि एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक होता है जिस टेक्निक के थ्रू हम किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर्स का क्या एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास 2 नंबर या 3 नंबर, लेकिन 3 नंबर अगर दिया हो तो आप उसका एचसीएफ हमेशा याद रखिएगा कि 3 केस में कभी भी अपने मन से, कभी कभी एग्जाम में मेथड का नाम नहीं देता, सीधे दे देता है क्या फाइंड द एचसीएफ, और बच्चे थोड़ा ज्यादा होशियारी शुरू करते हैं, सोचता 3 दिया है तो चलो एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल देते हैं। तो एक्लूड का डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ 2 नंबर में ही एप्लीकेबल होता, 3 के लिए नहीं बनाइएगा। उसके लिए आप या तो अगर मेथड नहीं दिया हो तो डिवीजन मेथड यूज कर लो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि आप तो एक्लूड डिवीजन मेथड तो फर्स्ट पार्ट से आप समझ गए हो। अब हम एक नया चीज जो कि आप 6 में ही पढ़े हैं कि किसी भी 2 या 3 नंबर का हम एचसीएफ या एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो इसको देखते हैं, 2 ही लेते हैं। अभी अगर मैं ये कहूं कि 12 और 18 है, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब 12 का लिख लो, अब रफ में निकाल दोगे 12 का, तो इसको लिखेंगे हम 2 के पावर 2 गुने 3 आएगा। 18 को अगर आप लिखते हैं तो 3 के पावर 2 गुने 2 आएगा। लिख लिए। अभी कौन सा मेथड हम बना रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में ये देखिए कि कौन कौन नंबर कॉमन आया, 2 भी आया है 3 भी आया है। तो जब एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले को लेंगे आप, और वो भी कॉमन में जो सबसे कम पावर होगा उसको लेंगे। तो एक में 2 बार है, एक में 2 1 बार है, तो कितना लेंगे हम 2, और 3 में किसको लेंगे 3 के पावर 2 या 3 को, तो 3 को लेंगे तो कितना आ गया 6। क्लियर। अब अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में कॉमन को भी पहले देखना है। कॉमन में जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसको लेना है। तो किसको लेंगे हम 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2, तो कितना बन जाएगा ये 36, यानी 12 और 18 का एचसीएफ 6 बनेगा और एलसीएम 36 बनेगा। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और है, इस 12 को हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। ठीक। अब 12 को 18 को मल्टीप्लाई करो, मतलब फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 12 को और 18 को आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 216। ये एलएचएस में हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी आरएचएस में इस दोनों का जो एचसीएफ आया और एलसीएम आया, आप उसको मल्टीप्लाई करो। यहां लिखो एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है 6 और एलसीएम कितना आया 36। तो अब 36 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 216। तो यहाँ कुछ आया निचोड़, क्या आया निचोड़,
कि दुनिया के किसी भी दो नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे और एलसीएम निकालोगे तो उसके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक्शन बी में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, खुशखबरी बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए आप इसको याद रखोगे। और ये जब आप मार्च आएगा फरवरी तो आप भूल जाते हो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्या रखना है यार कि दुनिया के किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करो, उसके एचसीएफ एलसीएम को गुना करो तो दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो क्या रिलेशन बनेगा, एचसीएफ एंड एल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड टू नंबर्स? The product of two numbers is always equal to product of HCF and LCM। अब एक क्वेश्चन, अब यहाँ पर नाना प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। क्या, अब मैं इसमें कर दिया क्या कि दो नंबर है, अब ध्यान दो, लैंग्वेज नहीं समझते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, इफ HCF 12 18 is 6 तो फाइंड LCM। अब ये क्वेश्चन है। अब कहते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे लिख दिया। तो जब आप आरएस तक वाले बनाते हो तो उसमें शुद्ध भाषा लिखता है, और एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्या ट्विस्ट होता है। तो वहां पर जब इसी क्वेश्चन को बनाएंगे हम आरएस तक वाले से, तो वहां लिखेगा कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6, फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकेंड नंबर इज 18 तो फाइंड देयर एलसीएम। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि अगर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है तो आप बताओ एचसीएफ क्या होगा। क्या याद रखना है कि एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बट्टा क्या एलसीएम। क्लियर। अब अगर कहे कि फर्स्ट नंबर दे दे, सेकेंड नंबर दे दे और फिर एचसीएफ दे दे, कहेगा एलसीएम निकालो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला एलसीएम का? तो एलसीएम का फॉर्मूला बनेगा एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। ऐसा भी हो सकता है कि एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे, एक फर्स्ट नंबर दे दे, कहेगा सेकेंड नंबर निकालो, तो क्या लिखोगे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर। क्लियर। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि इफ एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6 तो फाइंड एलसीएम। इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर, और ये क्या एचसीएफ, और क्या निकालना है। तो क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे, एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बट्टा क्या एचसीएफ। क्लियर। अब फर्स्ट नंबर कितना है 12 इंटू 18 बाई 6, 6 टू जा कितना 18 टू जा 36, तो एलसीएम चेक हो गया, कितना आ गया 36। अब एक क्वेश्चन तो बन जाएगा ये क्वेश्चन कि मतलब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एचसीएफ और एलसीएम में से कोई तीन चीज दे दे तो आप चौथा चीज निकाल सकते हो। और क्या रिलेशन होता है, तो ऑलवेज वी हैव टू कीप रिमेंबर कि हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर। अब चलते हैं, अगर मैं ये कहूं कि दो नंबर हमको पता नहीं है, दो नंबर हमें पता नहीं है, और मैंने उस दोनों नंबर को एक बच्चा को बोला कि तुम एचसीएफ और एलसीएम निकालो, आपको नंबर नहीं मालूम है, उसने एचसीएफ निकाल के दिया हमको 8 और एलसीएम निकाल के दिया 21, तो पूछेगा क्या ये संभव है? क्या किसी भी दो नंबर का एचसीएफ 8 और एलसीएम 21 हो सकता है? तो जब दुनिया के किसी भी दो नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो उसके जो एलसीएम होते हैं उसके एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होना चाहिए। क्या 21 में 8 से डिवाइड होता है? तो नहीं होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि एचसीएफ ऑलवेज इज फैक्टर ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम शुड बी मल्टीपल्स ऑफ एचसीएफ। तो हियर 21 is not multiples of 8 और 8 is not factor of 21, so this is not possible। तो क्या याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम तभी होगा जब एचसीएफ और एलसीएम एक दूसरे के क्या एलसीएम मल्टीपल्स होंगे और एचसीएफ फैक्टर्स होंगे, तभी एक केस संभव है, ऐसे एक केस संभव नहीं होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं और एक क्वेश्चन में और आते हैं। अब कोई नंबर आपको दे दे
कि 7 × 11 × 13 + 13, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.2 का। अब कह रहा है इसको चेक करो कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर बनने के लिए फैक्टर कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब ये कोई बच्चा देखेगा कि राम 2 3 4, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ये अब प्लस है, आप इसको पहले सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या कॉमन होगा, कोई जाएगा इसको गुना करेगा, 13 जोड़ेगा और हिमालय पर्वत की तरह बड़ा नंबर बनेगा, फिर उसको फैक्टराइज करेगा, तो टाइम टेकन होगा। तो आपको सीधा कैसे निकालना है, आप इसको 13 कॉमन ले लो, क्या बचा 7 × 11 + 1, तो 13, 77 + 1 78। अब 78 को 13 × 6 तो लिख सकते हैं ना, तो ये 13 के पावर 2 और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी का नहीं ये इक्विवेलेंट है ये, इसका मतलब इसके फैक्टर कम से कम 3 तो है ना। क्या सब है, 2 है, 3 और 13। ऑर्डर नहीं देखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको क्या कहा, ऑर्डर नहीं देखना, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। 3 तरह के नंबर हैं, मतलब इसका फैक्टर 3 है। जिस नंबर का कम से कम 3 फैक्टर हो जाए उसको क्या हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसीलिए 7 × 11 × 13 + 13 क्या एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें है कि एक सर्कुलर पाथ है। अब उस सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया और रवि है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए। अब ए से सोनिया को भी एक चक्कर लगाना है कंप्लीट, और रवि को भी चक्कर लगाना है। तो थोड़ा सा सोनिया थोड़ा तेज दौड़ती है और रवि थोड़ा मोटा ताजा है तो वो कम स्पीड से दौड़ता है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, तो कौन मोटी हो गई, सोनिया। और अभी 12 मिनट में दौड़ जाता है, तो लड़का क्या दुबला पतला होगा, तेज दौड़ता होगा। समझ रहे हो ना, मैं उल्टा बोला था। तो सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर में, और रवि को 12 मिनट लगता है। अब बताओ, एक चक्कर में रवि जो है अब यहां पहुंच गया, क्या सोनिया भी यहां पहुंच गई है? तो कहा कितने देर के बाद दोनों एक ही जगह पर होगा। तो अब बताइए, एक चक्कर में ये रवि यहां पहुंचा, यानी कितना मिनट में, बट यहां तक पहुंचने में उसको, किसको, रवि को कितना 12 मिनट लगा, और सोनिया 18 मिनट में पहुंच रही है। तो सोनिया पीछे है और रवि क्या, तो रवि मान लीजिए फिर यहाँ 12 मिनट में पहुंच के फिर सोनिया से उसको एक ही जगह पर मिलना है स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो फिर रवि यहाँ 24 मिनट हो गया, लेकिन सोनिया क्या फिर यहाँ है 18 मिनट और रास्ते में होगी। फिर रवि क्या करेगा, तीसरा चक्कर लगाएगा, कितना मिनट हो गया 36 मिनट। तो 3 चक्कर जब रवि का हुआ तो 36 मिनट हुआ। अब 36 मिनट में सोनिया का कितना चक्कर होगा, 2 चक्कर। इसका मतलब कि सोनिया का 3 चक्कर और रवि का 2 चक्कर के बाद दोनों कहां होगा, ए पर होगा। इसका मतलब 36 मिनट दौड़ने के बाद दोनों क्या एक ही पॉइंट पर होगा। इसका मतलब जब 18 और 12 मिनट का मामला है, दोनों कब एक साथ एक पॉइंट पर होगा, तो उस 12 मिनट से पहले तो नहीं हो सकता है ना। तो जब छोटा नंबर से पहले या 18 से पहले तो नहीं हो सकता, उसके बाद ही हो सकता है। तो जब बाद की बात होगी तो हमेशा एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है, तो आपको उतना हिसाब नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। तो आप 12 मिनट का और 18 मिनट का एलसीएम निकाल दोगे। तो 12 का आप लिखो 2 के पावर 2 × 3, और 18 का लिखोगे 2 × 3 के पावर कितना है। इसका भी हमने निकाला था एलसीएम कितना 36, यानी 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि का पोजीशन क्या है, एक ही जगह होगा। तो आप इस वीडियो में आज इसको देखिएगा, इसको बनाइएगा, और आर्य सगवाल के भी अगर बनाएंगे तो एक्सरसाइज 1B जो है उसके 10 तक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं बता रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट कुछ सेकंड का है कि आप दे देता है 10/12, कहता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ।
तो हम बहुत खुश होते हैं, अरे ये क्वेश्चन दे दिया, इसको लोग काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। पर जब आपने अभी 10th में आ गए हो, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, कई प्रकार के नंबर मिले होंगे जहां आप सोचते होंगे ये कैसे कटेगा। तो आज एक नया चीज सीखो कि मान लो हम आपको x और y, x बट्टा y कोई भी नंबर दे दिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो आप x और y का क्या कीजिएगा, HCF निकाल दीजिएगा। HCF से x को भी डिवाइड कर दो और y से भी डिवाइड कर दो, वो खुद क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? एक नई बात ये समझे। तो आप जब इसको बनाओगे तो 10 तक बन जाएगा। फिर मैं अगले वीडियो में फिर इसके बाद और क्वेश्चन को बताऊंगा। थैंक यू।